नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद है अच्छे ही होंगे और हम भी ठीक हैं। तो वो आपको पता ही है हमने हरियाणा ग्रुप डी के लिए ये चला के रखी हुई है ये संवैधानिक क्लासेस। तो जिसमें हम आज अपनी 3rd क्लास लेने वाले हैं, जिसमें आज हम अनुसूचियाँ देख लेंगे और अपने आर्टिकल्स की तरफ वो बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो कुछ मैसेजेस आए हैं हमारे हमारे पास जिन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया है और बहुत अच्छा लगा और हम उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। तो उनमें से एक सिस्टर हो जाएँगी कोमल गुप्ता जी, ठीक है? इन्होंने लिखा है कि थोड़ा बाइलैंग्वेज भी उसको करा जाए क्लास को, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि इस इन क्लासेस के लिए तो आप हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ्स हमारी तैयार हो चुकी हैं और इनमें ना थोड़ी हमारे पास प्रॉब्लम समय की भी है और टीम की भी है, क्योंकि हमारे पास टीम है नहीं फिलहाल, तो हमें सारी चीज़ें खुद ही करते हैं ये, ठीक है? पर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप फिलहाल इनसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। जो आपने बोला था हमें कि हमें इंग्लिश के वर्ड सर्च करने पड़ते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपका थैंक यू भी है और हम आपसे माफ़ी भी माँगेंगे, ठीक है? लेकिन आगे जैसे मैंने आपके लिए ये माइंड मैप लगाया है ना, तो उसी तरीके के मैं और माइंड मैप आपको एग्ज़ाम टाइम से पहले रिवीजन के लिए दूँगा एक बेहतरीन तरीके से, जिसका आपकी सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएँगी, ठीक है? और जुड़े रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बोला है और उसपे हम अभी से वर्क कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम अपना 100% बहुत बढ़िया चीज़ आपके लिए लेकर आएँगे, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करते नहीं हैं, अपनी क्लास को कर लेंगे शुरू। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अनुसूचियाँ। तो संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हो जाएँगी? तो 12 अनुसूचियाँ हो जाएँगी, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हो जाएँगी। अब 12 कौन-कौन सी हो जाएँगी, किसमें क्या बताया गया है? पहली अनुसूची हो जाएगी हमारी, ठीक, ये हो जाएगी हमारी पहली अनुसूची, जिसमें क्या बताया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? दूसरी अनुसूची में बोला गया है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, संसद और विधायकों के वेतन, भत्ते और उन्हें सुविधाएँ मिलती हैं वो। तीसरी में क्या बताया गया है? शपथ बताई गई है। चौथी में क्या बताया गया है? चौथी में बताया गया है राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, यानी कि सीटों का बँटवारा बताया गया है चौथी अनुसूची में, ठीक है। आगे बढ़ जाएँगे अब 5वीं अनुसूची किस चीज़ के लिए बनाई गई है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान हो जाएँगे। मुख्यतः आदिवासी बहुल क्षेत्र हो जाएँगे। ये कुछ वो हैं जो एससी और एससी-एसटी इलाके हो जाएँगे, उनमें कैसे प्रशासन किया जाता है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में है अपना, तो उनके कैसे उन्हें संरक्षण किया जा सकता है और उनको सुविधाएँ उन तक पहुँचाई जा सकती हैं, ठीक है। अब छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में कुछ स्पेशल स्टेट्स हो जाएँगे, जैसे असम इसमें लिखा हुआ है, असम हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वतः जिला परिषद और उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान हो जाएँगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 7वीं अनुसूची में क्या संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ हो जाएँगी। संघ और राज्य में समवर्ती सूचियाँ, जो बँटवारा होता है कि 3 सूचियाँ हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची क्या हो जाएगी, जिसमें सिर्फ़ संघ इस सेंटर ही अपना यूनियन ही उस पे कानून बना सकती है। स्टेट क्या हो जाएँगे, स्टेट वो हो जाएगा जो उस पे सिर्फ़ राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती हो जाएँगी जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं अपनी 8वीं अनुसूची की तरफ। तो 8वीं अनुसूची हो जाएगी संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाएँ, ठीक? वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं, तो 8वीं सूची में हमारी ये हो जाएँगी भाषाएँ, ठीक है? तो भाषाएँ हो जाएँगी और उससे आगे देख लेते हैं अब। तो 9वीं में कौन-सी हो जाएगी? 9वीं अनुसूची में क्या हो जाएँगे? कुछ कानूनों को न्यायालयों में चुनौती से संरक्षण, जैसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर, मतलब कानून से संरक्षण हो जाएगा, ठीक है? न्यायालयों में। चुनौती दे सकते हैं हम किन्हीं जो कोई कानून ऐसा आया जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो हम वहाँ न्यायालय में उन्हें जाके चुनौती दे सकते हैं, ठीक है? 10वीं अनुसूची किस चीज़ से हो जाएगी? तो दल-बदल विरोध से हो जाएगी। दल-बदल मतलब कि कोई अब बीजेपी में नेता है, ठीक है? नहीं, किसी और पार्टी का लेते हैं, हाँ। जैसे कि कोई और पार्टी का नेता है और वो विधायक बन गया और उसने बाद में दल बदल लिया। अब तो ख़ैर बिगर बने ही दल बदल रहे हैं, पर उससे रिलेटेड हो जाएगी ये, ठीक है?
अब आ जाते हैं अपनी 11वीं अनुसूची की तरफ। 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? पंचायत के कार्य और शक्तियों से संबंधित 29 विषय हो जाएँगे 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची किस चीज़ से रिलेटेड हो जाएगी? हो जाएगी नगर पालिकाओं के कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, जिसमें 18 विषय हो जाएँगे। ठीक है? ये थोड़ी जानकारियाँ दी गई हैं, इन्हें आप देख लेना और ये ट्रिक लिखी गई है, ठीक है? अब आपको इसको ट्रिक को देखो कैसे याद करना है। पहले क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा राज्य। राज्य में तुम कुछ काम कर रहे हो, वहाँ पे मिलेगा आपको वेतन। वेतन के बाद क्या लोगे आप? शपथ लोगे और जब शपथ ले लिया, काम करने के लिए जाओगे, सीटें भी मिलेंगी। आप नु ये समझो कि आप राजा हो। राजा क्या देगा? वेतन। वेतन के बाद शपथ दिलाएगा, फिर उन लोगों को सीट देगा। फिर देखेगा कि आदिवासी कितने लोग हैं, ठीक है? फिर उनकी एक परिषद बनाएगा। फिर उन्हें की एक सूचियाँ अलग बनाएगा, उनकी वो सूचियाँ बनाकर देखेगा भाषाएँ कौन-कौन सी हैं। फिर उनको उनकी भाषाओं को और उन्हें संरक्षण देगा। अब जब इतना करने के बाद राजा को लगता है अच्छा ये ना किसी और स्टेट में ना चले जाएँ, तो वो दल-बदल के लिए कानून बनाएगा कि अगर तुम किसी और स्टेट में चले गए, तुमने दल बदल लिया, तो तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा, इस तरीके से। फिर क्या हो जाएगा? फिर पंचायतें हो जाएँगी और नगर पालिका 12वीं में आ जाएँगी। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? अब चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाएँगे संविधान के भाग। तो कितने भाग हैं संविधान के? संविधान में कितने भाग हो जाएँगे तो? कितने भाग हैं भाई बताओ जल्दी? तो टोटल भाग कितने हो जाएँगे? ये दोनों मैंने आपको माइंड मैप के थ्रू ही बताए हैं, ठीक है? 1 मिनट कुछ रुकिए, मैं कुछ चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये कितने भाग हो जाएँगे? तो 22 भाग हो जाएँगे संविधान में, ठीक है? तो कौन-कौन से में क्या-क्या बताया गया है? बताइए, माइंड मैप बताइए आप कैसा लग रहा है पहले एक बार? ठीक है, तो कौन-कौन सा हो जाएगा? भाग 1 में क्या हो जाएगा? भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल हैं? तो 1 से 4 के आर्टिकल हो जाएँगे, जिसमें संघ और उसके क्षेत्र को बताया गया है। भाग 2 में क्या हो जाएगा? भाग 2 में अनुच्छेद कौन-कौन से हो जाएँगे भाग 2 में? तो अनुच्छेद हो जाएँगे भाग 2 में 9 से 11 तक, ठीक है? तो 9 से 11 तक अनुच्छेद हो जाएँगे, ठीक भाई? तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये नागरिकता से रिलेटेड हो जाएँगे। भाग 3 में क्या हो जाएगा? भाग 3 में हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएँगे, ठीक है? क्या हो जाएँगे भाग 3 में? सॉरी क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। भाग 3 में क्या हो जाएँगे? भाग 3 में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य और कहाँ से कहाँ तक है भाग 3? 12 से 35 तक हो जाएगा। भाग 4 में क्या हो जाएगा? भाग 4 में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम डीपीएसपी भी बोल देते हैं, किससे 36 से 51 तक भाग 4। भाग 5 में क्या हो जाएगा? तो भाग 5 में हो जाएगा संघ कार्यपालिका हो जाएगा, ठीक है? अनुच्छेद 52 से 151 तक हो जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। भाग 6 में क्या बताया गया है? भाग 6 आर्टिकल 152 से 237 तक हो जाएगा और राज्य कार्यपालिका को बताया गया है। भाग 7 में क्या हो जाएगा? भाग 7 238 से 263 तक हो जाएगा। संघ और राज्यों के बीच के संबंध बताए गए हैं। ठीक, भाग 8 में क्या हो जाएगा? भाग 8 264 से आर्टिकल 300 तक हो जाएगा, जिसमें संघ और राज्यों की वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया गया है, वित्तीय व्यवस्था। अरे, अरे यार ये ठीक है, भाग 8 में क्या बताया गया है भाई? भाग 8 में बताया गया है आर्टिकल 264 से 300 तक, ठीक? तो क्या हो जाएगा? ये तो मैंने भाग 8 आपको करवा दिया। भाग 9 में क्या बताया गया है? भाग 9 में बताया गया अनुच्छेद 103 से 107 तक संविधान के उपबंध बताए गए हैं। क्या? संविधान के उपबंध बताए गए हैं, ठीक है? चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे अपने दूसरे माइंड मैप की तरफ। ठीक, ये रहा हमारा दूसरा माइंड मैप। संविधान के भाग और अनुच्छेद, ठीक। तो भाग 9A में क्या बताया गया है? 243 से 243 जेड जी तक हो जाएगा, जिसमें नगर पालिकाएं हैं। भाग 9B में क्या क्या बताया गया है? भाग 9B हो जाएगा किस चीज़ से रिलेटेड है? तो भाग 9B किससे हो जाएगा? सरकार सहकारी समितियों से हो जाएगा, जिसे कब 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब आ जाएंगे किस पर? आ जाएंगे भाग 10 पर, जो 244 से 244 ए तक हो जाएगा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए हो जाएगा, SC ST एरिया के लिए हो जाएगा। भाग 11 245 से 263 संघ राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और भाग 11 में क्या हो जाएगा? भाग 11 किस चीज़ से रिलेटेड हो जाएगा? तो भाग 11 हो जाएगा, भाग 11 तो मैंने आपको बता दिया। भाग 12 किससे हो जाएगा? तो भाग 12 वित्तीय और संपत्ति के उपबंध हो जाएंगे, ठीक है। और भाग 13 में 301 से 307 तक हो जाएगा व्यापार वाणिज्य
एवं क्या हो जाएगा, समागम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। अब भाग 14 किससे रिलेटेड हो जाएगा, भाग 14 रिलेटेड हो जाएगा संघ एवं राज्यों की के अधीन जो सेवाएं आती हैं। आर्टिकल आर्टिकल 308 से 323 हो जाएगा। भाग 14 ए क्या हो जाएगा, 323 ए से 323 बी तक हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। भाग 15 324 से 329 चुनाव हो जाएगा, इलेक्शन। भाग 16 330 से 342 हो जाएगा, विशेष उपबंध हो जाएंगे, विशेष प्रबंध हो जाएंगे SC ST OBC आदि के लिए। ठीक है। भाग 17 में क्या हो जाएगा, 343 से 351 तक हो जाएगा राजभाषा। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, तो राजभाषा। भाग 18 देख लेते हैं। अब भाग 18 में क्या है, भाग 18 में बताया गया है आपातकालीन प्रबंध 352 से 360, इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, जो इमरजेंसी लगती है। ठीक, भाग 19 में हो जाएगा 361 से 367 तक विधि प्राकरण, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए विशेष प्रबंध बताए गए हैं। ठीक है। अब आगे हो जाएगा 320 में, भाग 20 में क्या हो जाएगा, 368 से, यानी क्या हो जाएगा, ये संविधान संशोधन हो जाएंगे। संविधान लिख रखा है, संविधान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये टाइपिस्ट भैया भी क्या करते हैं, 2/3 से बहुमत से होता है संविधान में संशोधन। ठीक, अब आ जाते हैं हम आगे। भाग 21 में क्या हो जाएगा, भाग 21 में 369 से कब किस तक हो जाएगा, 392 तक हो जाएगा। अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध हो जाएंगे। ठीक है। भाग 22 में क्या हो जाएगा, 393 से 395 हो जाएगा, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं निरासरण हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कुल भाग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कुल भाग हो जाएंगे। अनुच्छेद 395 हो जाएगा, संशोधन के द्वारा भाग कौन कौन सा जोड़ा गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके लिए एक बॉक्स में माइंड मैप के थ्रू रेडी करवा दी है। ठीक है, और हमारे इन माइंड मैप के लिए आप 2 शब्द सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसके लिए ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने आर्टिकल्स की तरफ बढ़ जाते हैं, जिनका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था। ठीक है, और हाँ भाई, मुझे आपसे आप लोगों से एक बात और बतानी थी। कुछ भाई हमसे बोल रहे थे साइंस के लिए, तो हम 2 ही लोग हैं इस चैनल पर जो खुद से सारे आपके एग्ज़ाम एनालाइज़ करते हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग आपकी PDF और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तैयार करवाए जा रहे हैं। तो हमारा मानना यही है कि अगर हमारे पास कोई होता है टीचर अच्छा सा जो साइंस आपको करा दे, तो हम उसके लिए आपको एग्री करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसमें अपना 100% देना देंगे, उसकी प्रैक्टिस में भी और उसे पढ़ाने में भी। ये नहीं है कि हाँ हम ऊपर ऊपर से करवा के चले गए आपको कि और हमने बोल दिया कि लो हमने करवा दी चीज़ें। भाई खिलवाड़ तो हम करेंगे ही नहीं किसी भी चीज़ से, चाहे हमारे बस की हो। अगर हमारे हमारे अंदर से आवाज़ आएगी या हमारे बस की होगा 100% किसी चीज़ को करवाना या आपको अपना 100% देना, हम तभी उस चीज़ के लिए हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चाहे कुछ होता हो हमसे या ना होता हो, चाहे हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर या व्यूज़ आते हों या ना आते हो, लेकिन हमारे पे खिलवाड़ नहीं होएगा। तो हम आपसे सारी चीज़ें क्लियर बताएंगे और सारी चीज़ें ओपनली आपके सामने रखी जाएंगी, छुपाया आपसे कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आप एक हमारी फैमिली की तरह ही हो, छोटे बड़े भाई हो ये सब। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब अपने टॉपिक की तरफ वापस लौट जाते हैं। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, भाग 1 में हो जाएगा संघ और एवं उसके राज्य क्षेत्र। अभी ऊपर क्षेत्र बताया, किस में हो जाएंगे, भाग 1 में। अनुच्छेद 1 से 4 तक हो जाएंगे। तो क्या क्या बताया गया, पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडियन, भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, ये लाइन को आप याद है, भारत अर्थात इंडिया, भारत इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, कुल राज्य कितने हो जाएंगे, 28 हैं। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। ठीक, अब चल देते हैं आगे। अनुच्छेद 2 में क्या बोला जाता है, तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, संघ में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना, जो हम बाहरी क्षेत्र से लेते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम को हमने क्या तिब्बत से अलग करके मिलाया था अपने अंदर। ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में। उसके द्वारा क्या था, आर्टिकल 2A जोड़ा गया, जिससे सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। ये क्या था सिक्किम, ये सिक्किम पूर्ण राज्य नहीं बना था, इसको बाहर से मिलाकर हमने अपना सह राज्य बना लिया, एसोसिएट स्टेट बना लिया गया। ठीक है, इसका दर्जा दिया गया। उसके बाद 35 के बाद क्या करते हैं हम, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आते हैं।
जो कब 1975 में लाया गया। अनुच्छेद 2A को हटाकर सिक्किम को क्या भारत का 22वां राज्य घोषित कर देते हैं कि अब भारत जो सिक्किम है, सिक्किम अब भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के अंदर मिलाया गया और कौन सा राज्य बना था, तो 22वां राज्य बना था। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 3 में बताया गया भारत संघ के नए राज्यों की स्थापना, जो भारत के ही राज्य हैं और उनमें से अलग करके किसी अन्य दूसरे राज्य को बना दिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। उत्तराखंड किससे? तो उत्तराखंड बनाया गया भाई यूपी से अलग करके बनाया गया। यूपी के 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तराखंड को बना दिया गया था। ठीक है, अब झारखंड को बनाया गया और छत्तीसगढ़ को। ठीक, बढ़ जाते हैं अब आगे। तो तीसरे में क्या होगा? 3 में भैया अलग करके भारत के राज्य को ही तोड़ के बनाया गया है। अब अनुच्छेद 2 है, वो आर्टिकल 2। ये क्या है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए बस हमको। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या क्या आता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही आ जाता है राज्य के नाम में परिवर्तन। तो आपसे बोला जाएगा कि अनुच्छेद 3 के अंदर क्या क्या चीजें आती है। एक तो क्या कर सकते हैं हम, कोई राज्य है उसमें से उस राज्य को तोड़कर दूसरा नया राज्य बना सकते हैं, उस राज्य की नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, और उस राज्य की सीमाओं में भी वृद्धि या कमी करी जा सकती है। अब जैसे सीमाएं ही तो कम कर दिए, उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ तक का फैला हुआ होएगा, जब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से लगता होएगा तो कितना बड़ा होएगा। तो भाई जब उससे अलग करके बना दे तो उसकी सीमाओं में भी कमी होगी। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, और 2011 में जैसे कि नाम चेंज किया गया था, क्या था नाम? उड़ीसा था। उड़ीसा का क्या नाम कर दिया गया? ओडिशा। जैसे केरल के लिए बोला गया था, केरल को क्या कर देंगे? केरलम। ठीक है, राज्यों की सीमाओं में वृद्धि या कमी। पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता लोग राज्यों के नाम चेंज करवाने के लिए क्यों इतने लड़ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि इधर आके मराठी बोलनी पड़ेगी, कोई कुछ बोलने जा रहा है। खैर चलो, हम क्या ही कर सकते हैं, हमारा काम है पढ़ाई करना और वो हम करेंगे अच्छे तरीके से। अब अनुच्छेद 4 आ जाता है। अनुच्छेद 4, 2 व 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 4 में क्या बोला गया कि 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन तो 368 के अंतर्गत आता है, और हम राज्यों में वृद्धि या कमी अनुच्छेद उसके से रिलेटेड ले रहे हैं। ये किस उसमें बोला गया था? बेरूवाड़ी बनाम भारत का एक वो हुआ था, एक वो चला था केस, तो उसमें ये बोला गया था। ठीक है, 1960 में। तो उसमें क्या बोला गया था? प्रश्न क्या था इस बैरूवाड़ी केस में कि क्या संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार अनुसार भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का उत्तर था नहीं, इसके लिए संविधान संशोधन करना है। तो पूछा गया था बैरूवाड़ी मामले में कि भारत जो है अनुच्छेद 3 का यूज करके, अनुच्छेद 3 में क्या क्या बोला गया था? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय क्षेत्र किसी राज्य को किसी और राज्य को दे सकता है। 3 में हम क्या 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 कर रहे थे? तो कर रहे थे हम पहले किसी राज्य को तोड़ रहे थे, तोड़ के उसका नाम बदल रहे थे, नाम बदल के उसकी सीमाओं में परिवर्तन परिवर्तन कर रहे थे। जैसे इसमें बोला गया है, जैसे एक स्टेट में से 2 स्टेट निकाल दी गई, तो क्या कल को ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्य को भारत किसी और को दे दे? दे तो सकता है, पर उसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी और संविधान संशोधन करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं, इसके लिए संविधान संशोधन कराना पड़ेगा। ठीक भाई, चलिए अब बढ़ जाते हैं हम आगे। तो 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा बैरूवाड़ी बेरूवाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। तो किसको दे दिया गया? 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, बैरूवाड़ी क्षेत्र किसको दे दिया गया था? तो ये पाकिस्तान को दे दिया गया था। अब आ जाते हैं अपने नए नोट। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए तथा बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र भारत को दे दिए। यार ये तो बड़ा घाटा हो गया इंडिया को, पर चलो जो है उसमें ही क्या ही कर रहे हैं हम लोग।
तो ये याद रखना आपको कि कौन सा संविधान संशोधन था। तो ये संविधान संशोधन था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत ने 111 क्षेत्र किसको दिए, बंगाल को दिए, और बंगाल ने 51 क्षेत्र किसको दे दिए, तो 51 क्षेत्र किसको दे दिए, बांग्लादेश को दे दिए। अब भाषाई आधार पर राज्यों की मांग होने लगी। अब मैंने बताया था ना कि अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं कि हिंदी, अभी तुमने पीछे देखे होंगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि आप पे ये बोलना आता है तो नहीं आता, अरे लाइन मैच नहीं हो रही भाई, ठीक है। ये भाषाई आधार पर मांग, ठीक है। तो भाषाई आधार पर मांग के लिए क्या है, एक धर आयोग आया। जब भाषाई आधार पर मांग होने लगी तो एक क्या है, एक धर कमीशन आया। संविधान सभा ने कब, जून, संविधान सभा ने जून 1948 में धर आयोग का गठन किया, जो है भाषाई आधार पर राज्य है इनके लिए जांच के लिए। अध्यक्ष कौन थे, तो एस के धरजी अध्यक्ष हो जाएंगे। धर आयोग की सिफारिशों पर राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। धर आयोग ने बोला कि भाई इसने इनकी जांच के लिए एक समिति बना दी संविधान ने। तो बोला गया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। राज्यों का गठन भौगोलिक क्षेत्र एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए, ये बोला गया था धर आयोग में। तो आपको याद रखना है कि धर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क्या कहते हैं, इन्होंने रिपोर्ट दी कि भाई भाषाई आधार पर मत करो राज्यों का गठन, और किस आधार पर करो, उनकी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर। फिर आ गया जेपी समिति, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति को क्या थी, तो जे से जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया। बताना कौन है ये पट्टाभी सीतारामैया, कोई रिलेट कर पा रहे हो इन्हें, जानते होगे तुम, अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना और सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ा होगा तो आप जरूर जानते होगे इन्हें। जेपी समिति ने धर आयोग की सिफारिशों को सही बताया, ठीक है, कि धर आयोग ठीक कह रहा है, ठीक थी बात। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, यानी पोती श्री रामलू ने पृथक राज्य की मांग को लेकर, किसने भाई, पोती श्री रामलू ने पृथक राज्य की मांग को लेकर 56 दिन तक भूख हड़ताल की और 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है जी। भाषा के आधार पर फिर क्या हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया। तो भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना, तो भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना हमारा 1 अक्टूबर 1953 को। कौन सा बना, तो ये बना आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। अब ऊपर मेरा एक आपसे एक और क्वेश्चन है कि ऊपर हमने तेलंगाना पढ़ा था जो किसी राज्य से अलग कर बनाया गया था। तो आप मुझे बताइए कि तेलंगाना को किस राज्य से अलग कर बनाया गया, ठीक है। अब हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे आगे। तो यार बहुत गर्मी हो रही है, क्या आपके यहाँ भी सबके यहाँ गर्मी चल रही है, या हम ही कश्मीर में बैठे हुए हैं। राज्य पुनर्गठन, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक भाई। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब 1953 में बना, 53 में। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, दूसरा नाम हो जाएगा अफजल अली आयोग हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अफजल अली हो जाएंगे। अन्य सदस्य कौन थे, तो के एम पन्नीकर हो जाएंगे और के एन कुंजरू हो जाएंगे, किसके, राज्य पुनर्गठन आयोग के। इसमें कौन कौन थे, अध्यक्ष हो जाएंगे फजल अली हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, ये भी चीज़ याद रखनी है, 1955 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। प्रमुख सिफारिश, तो प्रमुख सिफारिश कौन सी हो जाएंगी, प्रमुख सिफारिश है 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे, ठीक है। 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है। ग्रुप बनाए गए, ए बी सी व डी की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, सॉरी ये समाप्त कर दिया गया, कर दिया खत्म। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ए बी सी डी ग्रुप को खत्म कर दिया गया, जिससे 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कब भाई,
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1956 के द्वारा क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, यहाँ पे हो जाता है हमारा राज्यों का खत्म मामला। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आर्टिकल्स को तो आपने ज़रूर से याद रख लेना है, इनका तो खैर थोड़ा बहुत हम आपको प्रैक्टिस में भी करवा देंगे, पर फिलहाल आप जितने से ज़्यादा याद हो सकते हैं उन्हें आर्टिकल्स को याद कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाता नागरिकता। ठीक, नागरिकता भाग 2 में हो जाएगी 5 से 11 तक। क्या हो जाएगी, नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। कहाँ से है प्रेरित नागरिकता, ब्रिटेन के संविधान से है। और भारत के अंदर कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से आप तो समझते ही होंगे कि अगर हम किसी, मतलब कि दो नागरिक, दो नहीं है, जैसे कि भाई संघ की अलग होगी और राज्य की अलग, या देश की अलग, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। अगर एक ही नागरिकता चलती है, और ये भी है रूल, अगर कोई बाहर, इंडिया से बाहर जाकर वहाँ की सिटीजनशिप यहाँ का या वहाँ का सिटीजन बन जाता है, तो उसकी इंडिया की नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे आगे। नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार। एक तो जन्म, हमारा जन्म ही भारत के अंदर हुआ होगा। जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ, उसके बाद भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारतीय नागरिक होगा। अब वो जो सिस्टर है हमारी, क्या नाम था उनका, उनका एक और कहना था कि आप जो है कम शब्दों में इसको लाइए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही लाइए। मैं उनको बोलना चाहूँगा और बच्चों को भी बोलना चाहूँगा, मैं तो ये चीज़ भी कर सकता था, ये ना बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग भी, बहुत ज़्यादा। अगर मैं चाहता ना, मैं यहाँ ही से लिखता सीधा नागरिकता। ठीक, नागरिकता के आगे सीधा एरो बनाता, कैसे, जन्म से, एक बार लिखता जन्म से। ठीक, उसके बाद लिखता कैसे, जन्म से हो जाएगा और किसी क्षेत्र को मिलाना, उस तरीके से ऐसे लिख देता। ठीक, और मैं इन सारी चीज़ों को तो आपको मुँह से ही बोल सकता था, पर क्या है कि हमें पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए सिस्टर ये चीज़ों की इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, बाकी आप रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए। जब आपके लिए रिवीजन के लिए दी जाएँगी चीज़ें, आप एक बार डेप्थ में पढ़ लीजिए, आप पूरी थ्योरी की तरह पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आपको माइंड मैप के थ्रू मैं वो कराऊँगा ना आपका रिवीजन, ऐसे चुटकी बजा-बजा के करेंगे जब हम, दबा-दब, दबा-दब, तो तब देखना आप, ये सारी चीज़ें को तो साइड कर दिया जाएगा, इनसे कुछ होएगा ही नहीं। ठीक, अब अपवाद क्या हो जाएँगे, भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिक के यहाँ जन्मे बच्चे। ठीक, शत्रु देश के अधिकार वाले क्षेत्र में जन्मे बच्चे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। तो भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिक के यहाँ पर जन्मे बच्चे, जो विदेशी नागरिक हैं और उनके बच्चे यहाँ जन्मे गए हैं, उनको नागरिकता ऐसे नहीं दी जाएगी। या शत्रु के देश के अधिकार वाले क्षेत्र पर जन्मे बच्चों को भी नागरिकता के लिए अलग प्रबंध किए गए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। क्या, नागरिकता संशोधन अधिनियम, चल जा भाई, क्या हो गया, अरे चल गया। लेकिन शत्रु देश में 1986 में हो जाएगा। 1986 के संविधान संशोधन से जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। तो क्या बोल लगाया कि जन्म से अगर आपको नागरिकता चाहिए, तो माता या पिता में से एक को का इंडिया का नागरिक होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे। 1986 वाले में ये कहा गया है, तो इस तरीके से अगर कोई है या इसमें है, तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसमें ही बोल लगाया वंश, दूसरा क्या आ जाएगा, वंश परंपरा। विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हो, ठीक है, तो मतलब अगर विदेश में किसी का जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हो, ठीक है, जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो अगर किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है और वो विदेश में जन्मा है, तो उसे नागरिकता यहाँ पर आकर लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। जन्म के समय माता और पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, पहले कब आ गया, 1986 में, फिर आया 1992। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चों को भारत की नागरिकता का प्रावधान। तो क्या माता की नागरिकता के आधार पर डिसाइड होगा
माता की नागरिकता अगर इंडिया में चाहे बच्चा विदेश में भी जन्मा हो, उसके लिए अलग प्रबंध किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट 3 दिसंबर 2004 को, क्या 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चों को वंश परंपरा के आधार पर स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी। पहले क्या हो रहा था कि माता जो है उसकी नागरिकता के आधार पर 1992 में होने लगा कि उन्नीस वो माता की जो है कहाँ की नागरिकता वहीं की नागरिकता बच्चे को मिल जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद से इसको खत्म कर दिया गया। बाहर सॉरी बाहर जन्मे बच्चा की वंशिक परंपरा के आधार पर स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी। जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराना आवश्यक है। ठीक, चलिए अब बढ़ जाते हैं हम आगे। पंजीकरण से आप बाय रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि 5-7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति। पंजीकरण से कैसे, अगर आप 5 से 7 वर्ष तक भारत में रह रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन से हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो, ठीक है, उसे भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन विदेशी महिलाएं जो भारत से विवाह कर विवाह कर चुकी हों या करने वाली हों। विदे विदेशी महिलाएं जो या तो भारत या किसी भारतीय आदमी से विवाह कर चुकी हों या करने वाली हों, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब जाके उन्हें नागरिकता प्राप्त होगी। राष्ट्रीय मंडल यानी कि जो कंट्री कॉमनवेल्थ में लिस्टेड हैं, देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी करते हों, उन्हें भी पंजीकरण कराना पड़ेगा। उससे जो वो नौकरियां करते होंगे तो उन्हें भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। देशीयकरण क्या हो जाएगा। देशीयकरण कोई विदेशी व्यक्ति जो स्व इच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो। तो कोई बाहर का इंसान आ गया, जैसे एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी, ठीक है, और उन्होंने कहा कि भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहे हो। अगर कोई विदेशी नागरिक स्वेच्छा से पाना चाहता है तो वो एक वर्ष, कम से कम 1 वर्ष से तो भारत के अंदर रह रहा हो, कुल मिलाकर 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। ठीक है, आवेदन करने के लिए आवेदन तो वो 1 साल से कर सकता है, लेकिन 5 साल तक भारत में रह रहा हो। संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अच्छा जी, इससे भी आप नागरिकता ले सकते हो। ठीक है, भूमि अर्जन द्वारा, तो भूमि अर्जन द्वारा भारतीय सरकार द्वारा, ठीक है, नए भूभाग का अर्जन भारत में, मतलब कि जैसे सिक्किम को हमने मिलाया था, ठीक है, सिक्किम को मिला लिया तो सिक्किम के लोगों को भारत की स्वतः ही नागरिकता मिल गई। ठीक है, नागरिकता का अंत करने के कितने प्रकार हैं भाई। 3 प्रकार हैं। नागरिकता खत्म कैसे हो जाएगी। खुद से त्याग कर दो, कहीं चले जाओ, या वंचित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर भी वो हो जाएगी। युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर भी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा। ठीक है, पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा होना। पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा होने पर भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर आपकी नागरिकता चली जाएगी। किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। देख रहे हो, मतलब बाहर की यहाँ कर रही थी तो उन्हें क्या दिया जा रहा था, तो उन्हें नागरिकता दी जा रही थी। और यहाँ पे क्या हो गया भैया, यहाँ पे अगर किसी से शादी कर ली ना बाहर की से, तो उनकी नागरिकता चली जाएगी। विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों की 3 श्रेणियाँ हैं। ठीक है, कि 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हो जाएगी। अनिवासी भारतीय, NRI, नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय के सीमा पर नागरिक, OCI, ओवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया।
नोट 2015 में क्या हुआ, 2015 में पीआईओ और ओसीआईओ कार्ड को मर्ज करके ओसीआई कार्ड कर दिया गया। ठीक है, ये दो पीआईओ कार्ड थे और ओसीआई कार्ड थे, इन्हें मर्ज करके क्या कर दिया गया, तो भाई इनको मर्ज करके ओसीआई कार्ड बना दिया गया। अब नागरिकता के अनुच्छेद देख लेते हैं। ठीक, नागरिकता के अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, 5 से स्टार्ट हो जाता है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 6 में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति। ठीक, तो भाई संविधान के बाद, संविधान लागू होने से पहले, देखो ऐसे याद रखना है, 5 में क्या, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब क्या बताएगा अनुच्छेद 6 में, भाई पहले संविधान बना, संविधान से पहले क्या चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, अब पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में, नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 8 में क्या बताया, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार बताए गए हैं। जो भारत भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी कि भारत से बाहर रह रहे हैं और भारत के ही लोग हैं, मतलब मूल आधार से भारत के ही हैं, तो उनकी नागरिकता के कुछ अधिकार बताए गए हैं। ठीक। अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 9 में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये किस में बताया गया है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 9 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है, किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है, मतलब किसी इंसान की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा भी छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। तो क्या बताया गया है कि संसद को नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ठीक, अब बढ़ जाते हैं आगे। तो अब पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन से हो जाएंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक, में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो कब लाया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1955 में आया, 1986 में, 1992 में आया। ठीक है, 2003 में आया, 2003, 2005, 2015 और 2019। ठीक है, तो अब पूछा जाता है कि नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो 7 बार तो नागरिकता में संशोधन किया जा चुका है। ठीक, नोट, अब कुछ जानकारियां हैं, इनके बारे में हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, हाँ, पहली बार में तो आया था, 6 बार हो गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंधित है तथा 31 दिसंबर 2014 को उसने पूर्वी भारत में प्रवेश किया, उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो क्या बोला गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख और जैन, बौद्ध, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंधित लोग जो हैं, जो 31 दिसंबर 2014 को भारत में आ चुके थे, उससे पहले भारत में आ चुके हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो इसके बाद आए और उन्होंने नागरिकता नहीं ली तो वो अवैध प्रवासी हैं। ठीक है, इस अधिनियम में भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। इस अधिनियम में भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि कि इतने साल में आपको नागरिकता यहाँ की मिल जाएगी, इतने साल आपको रहना जरूरी है, तो वो पहले क्या थी, 11 वर्ष थी, और उसे घटाकर क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया कि भाई इतने साल तुम अगर रहोगे तो तुम्हें यहाँ की स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं अब आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस अधिनियम के जो प्रावधान थे 2019 वाले अधिनियम के, ठीक है, 2019 वाले अधिनियम के, इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों
तथा बंगाल की पूर्वी सीमाओं में आने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होगा। तो ये क्या थी, ये जो कंडीशन थी, ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी जो क्षेत्र थे और बंगाल के पूर्वी सीमा में आने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होगी। ठीक, अब बढ़ जाते हैं हम आगे अपने उसकी तरफ। तो आज तो हमारा यहीं तक ख़त्म हो जाएगा ये नागरिकता पर ही। ठीक, और कल से हम क्या पढ़ेंगे? आज नागरिकता होगी, कल हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। और आप मुझे एक चीज़ और बताइएगा, ये मैंने आपको 2 कलर में ये माइंड मैप लगाए हैं। आप मुझे बताओ कि आपको माइंड मैप किस तरीके के चाहिए? इस तरीके के माइंड मैप चाहिए या इस तरीके के माइंड मैप चाहिए, ठीक है? और माइंड मैप में बहुत शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें लिखी जाएँगी, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम इतना ज़्यादा यहाँ कुछ करवा रहे हैं, आपको समझाने की लिहाज़ से ही लाया जा रहा है, ठीक है? तो इसको इसको हम बहुत जल्दी ठीक करेंगे। और आपके जैसे ही माइंड मैप रेडी हो जाएँगे, तो फिर हम आपको रोज़ डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ माइंड मैप दिया करेंगे कि आपने आज ये करना है और ये करना है, ठीक है? और हम सोच रहे हैं कि जो हरियाणा ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया जाए टेलीग्राम पर, जिसमें उसके लिए मतलब जैसे हम कुछ चीज़ें देंगे कि हाँ भाई, और कुछ टारगेट्स देंगे आपको, ये सोचना आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोची गई हैं, ठीक? तो बस यही है, मेरा आपसे आज भी यही कहना है। जैसे उन बहन ने हमारे पास अपना आइडिया या अपना जो भी चीज़ थी वो हम तक पहुँचाई, आप वही चीज़ हमारे पास और पहुँचाइए, क्योंकि आपके पहुँचाने का हमें बस ये वो होगा कि हम अपनी गलतियों पर और अच्छे से वर्क करेंगे और आपके सजेशन हमें मिल जाएगा कि आप किस तरह की चीज़ें चाहते हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। और भाई सबसे बड़ी बात, हमसे हो रही अगर कोई गलती हो, कोई फैक्ट गलत हो गया हो, कोई चीज़ गलत बोल दी गई हो, ठीक है? तो बस आप माफ़ करना, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माफ़ कर देंगे, और इतना तो है कि हाँ, इतना तो बोल सकते हैं कि आप माफ़ तो हमें कर ही देंगे, ठीक है? और उस चीज़ को ना नोट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये चीज़ गलत कर दी, ठीक है? चाहे हम आपको पढ़ा रहे हों या आप हमसे पढ़ रहे हों, लेकिन गलती बताना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ, आपने हमें हमारी गलती दिखाई और आगे से ना हो, ठीक? तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का, और पढ़ाई अपने अच्छे से करते रहें। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।